हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। चलिए, मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जाने बोर्ड एग्जामिनेशन आपके पास आ चुका है, तो आज मैं लेता हूं फर्स्ट यूनिट सॉल्यूशन विलियन। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए, बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आज का पॉइंट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको पता है कि सॉल्यूशन जो होता है, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। यानी इसमें अगर देखा जाए तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, सोल्यूट मतलब जिसका बेटा अमाउंट क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है ये क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होता है ना। तो जिसके भी अमाउंट ज्यादा होंगे दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जिसके अमाउंट कम होंगे दैट इज कॉल्ड सोल्यूट। ओके, तो आई होप आपको पता ही होगा। या दूसरे सेंस में हम कहें बेटा, तो जिसको हम घोलते हैं, डिजॉल्व करते हैं, दैट इज सोल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व करेंगे दैट इज सॉल्वेंट। जैसे सपोज करो आप कि कंटेनर में अगर हम बेटा शुगर ले लें, चीनी, और वाटर में डिजॉल्व कर दें, तो वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सोल्यूट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, कई क्राइटेरिया लिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। तो आपको बता दें कि सॉल्वेंट तो बेटा हमेशा सिंगल होगा, बट सॉल्यूट जो होते हैं, सॉल्यूट मोर देन वन टाइप्स हो सकते हैं, मोर देन वन टाइप के सॉल्यूट हो सकते हैं, मोर देन वन टाइप। ठीक है ना। सॉल्वेंट हमेशा सिंगल फॉर्म में होगा, बट एक से अधिक फॉर्म में सॉल्यूट हो सकता है। तो देखिए, होता क्या है कि जब एक सॉल्वेंट ले लें और एक सॉल्यूट ले लें, हम सिंगल सॉल्यूट ले लें, तो इसको कहते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब दो, जहां पर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो शुगर एंड वाटर, यहाँ पर केवल दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट हो गया। एल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है ना। अब बात आती है कि एल्कोहल अगर हम ले लें और वाटर ले लें, तो इसमें कौन सॉल्वेंट होगा, कौन सॉल्यूट होगा। तभी हमने बताया बेटा कि जिसका लेस अमाउंट होगा दैट इज सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होता है दैट इज सॉल्वेंट। ओके, तो मान लीजिए अगर 50 ml हमने इसको ले लिया और इसको 100 ml ले लिया, तो ज्यादा अमाउंट में कौन है, वाटर, तो वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब सपोज करिए टर्नरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ये तो बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, दो कंपोनेंट्स बाइनरी में केवल दो कंपोनेंट्स होंगे। बट टर्नरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो टर्नरी सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर थ्री कंपोनेंट आर पार्टिसिपेट। इसमें एक सॉल्वेंट होगा बट दो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने वाटर ले लिया, एल्कोहल ले लिया, और थोड़ा सा इसमें मिथाइल एल्कोहल भी मिक्सअप कर दिया। सपोज करिए हमने क्या किया, 20 ml इसमें डिजॉल्व कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 50, 20, 100। वाटर इज सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है। क्वाटरनरी चार हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इनको ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। देखिए, इसके बेस पर अगर हम लोग देखें तो 9 टाइप्स के होते हैं, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं कि वैसे तो देखा जाए तो 3 टाइप्स के बनेंगे। 3 टाइप्स कौन बनेंगे बेटा, एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन आपको बता दें कि सॉलिड सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसा सॉल्यूशन होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सॉल्वेंट की हम बात करेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, आपका सॉल्यूट सॉलिड होगा, सॉल्यूट सॉलिड होगा, है ना। सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड, बट सॉल्वेंट ये क्या होगा, सोल्यूट। ध्यान दीजिएगा, दिस इज सॉरी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूट इसमें क्या हो जाएगा, मे बी लिक्विड, मे बी सॉलिड, मे बी गैस।
तीनों फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सॉलिड लिक्विड अगर बात करें तो यहाँ पर सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, बट लिक्विड जो होना चाहिए वो लिक्विड होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब कि लिक्विड की अमाउंट कम हो और जो सॉलिड है उसका अमाउंट क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, अमलगम ऑफ मेटल्स। तो मेटल के जो अमलगम होंगे, अमलगम मीन्स क्या होता है, अमलगेटेड जिंक, अमलगेटेड जिंक यानी Zn प्लस Hg, सोडियम प्लस Hg। तो यहाँ पर मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड मेटल। और जिंक सॉलिड फॉर्म में होगा जिसका अमाउंट ज्यादा होता है। सॉलिड सॉलिड के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितनी बेटा एलॉयज होती हैं वो आ जाएंगी, जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, उनको लेते हैं, ठीक है ना। सॉलिड गैस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉलिड ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए बट गैस कम। तो प्लेटिनम और पैलेडियम के सरफेस पर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एट द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, ठीक है ना। इसी तरीके से अमोनिया का जब फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर आयरन कैटलिस्ट के सरफेस पर कौन एब्जॉर्ब होता है, आयरन सरफेस पर कौन एब्जॉर्ब होता है, N2 एंड H2, और अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड गैस, क्योंकि प्लेटिनम वगैरह क्या होंगे, इनके अमाउंट ज्यादा होंगे और गैस ज्यादा होंगे। सेकेंड वन इज लिक्विड सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो हमारा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड, ओके। इनके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहां पर सॉल्यूट आपका हो सकता है बेटा, सॉल्यूट में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म में हो सकता है। अब हमें ये ध्यान देना है, इसको इरेज कर देता हूं, आयरन। सोचिए कि लिक्विड सॉल्वेंट ज्यादा हो और सॉल्यूट कम हो, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल सबसे ज्यादा हम लोग इसमें लेते हैं बेटा शुगर एंड वाटर। शुगर क्या है, सॉलिड है, सॉलिड वाला लेस अमाउंट में होगा, और वाटर सॉल्वेंट। लिक्विड की अगर हम बात करें तो यहां पर इथाइल अल्कोहल में जब वाटर को मिक्सअप कर देंगे, दोनों लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लिक्विड गैस की अगर हम बात करें तो लिक्विड ज्यादा अमाउंट में हो और गैस कम अमाउंट में हो, ठीक है। ज्यादा अमाउंट में होगा और उनमें एयर, ऑक्सीजन वगैरह मिक्सअप होती है, ठीक है ना। अब थर्ड वन हम लोग देखेंगे बेटा, गैसीय सॉल्यूशन। तो यहां पर अगर सॉल्वेंट की हम बात करें तो गैस होगा, सॉल्वेंट इज गैस, ओके। अब गैस सॉल्यूट क्या हो सकता है, मे बी आपका गैस हो सकता है, गैस लिक्विड हो सकता है, एंड गैस सॉलिड हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखिए गैस कौन होगा, एयर में कई तरह की गैसें मिक्सअप होती है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, तमाम गैसें मिक्सअप होती हैं। तो एयर जो होता है गैस का एग्जांपल है। गैस लिक्विड, यहां पर गैस ज्यादा अमाउंट में हो, लिक्विड कम अमाउंट में हो। तो याद करिए, एयर में वाटर वेपर भी पाई जाती हैं। तो एयर क्या होता है, एयर बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, लेकिन जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर वो लेस अमाउंट में पाया जाता है, ओके। गैस सॉलिड की अगर हम बात करें तो देखिए गैस जो होगा, गैस ज्यादा अमाउंट में हो और सॉलिड कम। तो यहां पर हम ले सकते हैं, जैसे कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में मिक्सअप होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एयर में मिक्सअप होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कैम्फर वगैरह क्या होती हैं, नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व होती हैं, है ना। तो एयर प्लस कार्बन, स्मोक में कार्बन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं ना। तो कुल मिलाकर के 9 टाइप हो गए, 3, 6, 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, इसके बेस पर। अब और भी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो तीसरा क्राइटेरिया हम ले सकते बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कई पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सॉल्यूट के लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होते बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, सॉल्यूट के बहुत ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। कहने का सेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 ml वाटर में अगर हम 50 ग्राम शुगर डिजॉल्व करते हैं, उसके बाद डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अनसेचुरेटेड जिसमें बेटा जितनी आवश्यकता है उससे कम सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, यानी लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। जैसे सपोज करिए कि 100 ग्राम वाटर को सेचुरेटेड करने के लिए 50 ग्राम शुगर की आवश्यकता है, तो अगर हम 50 ग्राम से कम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी सीक्वेंस में एक टर्म आता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन आपको बता दें कि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें अमाउंट बहुत ज्यादा है, मतलब किसी भी कंडीशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व न हो सके। जैसे होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमने 100 ml वाटर लिया, ध्यान दीजिएगा, और इसमें हमने देखा कि अधिकतम 60 ग्राम शुगर डिसॉल्व मैं कर सकता हूं। 100 ml वाटर में 60 ग्राम ही डिसॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि अगर इससे अधिक अमाउंट आ जाए तो क्या डिसॉल्व हो पाएगा, क्या नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन आता है कि जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर हो सकता है कि 2-4 ग्राम और डिसॉल्व हो सकते हैं, है ना। तो हीट करने के कंडीशन में डिसॉल्व और किया जा सकता है, तो उसके बाद हीट करने के बाद कोई कंडीशन नहीं आएगी कि वो डिसॉल्व हो सके। मेल्ट भले से कर जाए बट डिसॉल्व नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लीजिए 60 ग्राम नॉर्मल कंडीशन में डिसॉल्व हो रहा था, हमने हीट किया बेटा 63 ग्राम डिसॉल्व हो गया। अब 63 ग्राम से ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन के लिए कई यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बनते हैं और डायरेक्ट डेफिनेशन में भी आ जाता है। देखिए पहला हम लोग लेते हैं मास और वेट परसेंटेज, मास और वेट परसेंटेज, है ना। देखिए मास और वेट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो स्पेशली हम लोग सॉल्यूट के फॉर्म में करते हैं, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं दैट इज देयर मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। इसको बेटा हम लोग W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सॉल्यूशन को हम लोग रखेंगे। जब हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट का परसेंटेज पता करने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज दैट हमने कर दिया 10% W/W, है ना, ग्लूकोज सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये जो 10% दिया है ना, ये किसका होता है, सॉल्यूट का होता है बेटा। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बोले तो ग्लूकोज का कितना मास होगा, 10 ग्राम, ठीक है ना। और सॉल्वेंट बोले तो कितना होगा बेटा, सॉल्वेंट H2O कितना हो जाएगा, तो 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन होता है, 10 ग्राम शुगर है तो कितना हो जाएगा 90 ग्राम, ठीक है ना। और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन तो टोटल 100 ग्राम, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा होता है बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, नाम से पता चल रहा है वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V/V से। तो इसमें क्या करेंगे, वही कहानी आएगी कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, देखिए कुछ नहीं दिया तो हम सॉल्यूट को ही लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, ये सॉल्यूट के फॉर्म में ही चलना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर,
जैसे यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट किस में होगा, ग्राम में होगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मिलीलीटर प्रेजेंट होंगे दैट इज देयर वॉल्यूम परसेंटेज। एक एग्जांपल मैं ले लूं अगर कि 20% V बाई वी, या कह सकता है बाई वॉल्यूम एल्कोहल का सॉल्यूशन मींस क्या होगा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन। देखो कुछ अब ये नहीं बताया कि किसका सॉल्यूशन, एल्कोहल के साथ किसको लिया है, तो जिसको कोई बेटा कोई सॉल्वेंट इसमें ना दिया हो उसमें हम लोग वाटर को सॉल्वेंट में कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये जो होता है, ये जो होगा 20 ml किसका होगा बेटा, वो इथाइल एल्कोहल यानी जो सॉल्यूट है उसके वॉल्यूम को शो करता है, ठीक है ना। अब हम पूछे कि सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 ml, और सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना होगा वाटर, तो 100 माइनस 20 सो हो जाएगा 80 ml। ओके, देखिए एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसका मीनिंग भी पूछ देता है, या न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है इन सभी यूनिट का, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा, देखिए पढ़े हैं बेटा आप लोगों को, हमें पता है कि आप पढ़े हैं, है ना। बस हल्का सा हम लोग रिवीजन करते चलते हैं। W बाई वी, अब V बता रहा है कि वॉल्यूम नीचे होना चाहिए, है ना, W क्या होगा ऊपर। तो यहां पर हम लोग लेंगे बेटा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, जैसे अगर मैं कह दूं, ध्यान दीजिएगा यहां पर ध्यान देना है आपको, 10% W बाई वी, इसका मतलब कि यूजुअली ये सॉलिड होगा और ये क्या होगा लिक्विड होगा, ठीक है ना। तो अब कह दिया जाए कि W बाई वी ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज क्या होगा बताइए, सॉलिड की लिक्विड की गैस, सॉलिड। तो इसका मीनिंग हो गया कि यहां पर ग्लूकोज का जो मास होगा, मास ऑफ ग्लूकोज जो होगा दैट इज 10 ग्राम, है ना, सॉल्यूट का 10 ग्राम। इसी तरीके से मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास मत कहिए यहां पर, वॉल्यूम, तो 100 ml, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा 100। यहां माइनस नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब W बाई वी के रूप में होगा तो माइनस नहीं करेंगे, जो जितना हम सॉल्वेंट लेंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के रूप में कंसीडर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन, PPM। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है क्योंकि इसको डिफिनेशन के फॉर्म में पूछा जाता है। देखिए PPM मतलब क्या होता है, जैसे जहाँ बहुत ट्रेस अमाउंट में सब्सटेंस हो, जैसे मैं कहूँ कि वाटर में पॉल्यूशन बहुत कम अमाउंट में होगा, या एयर में पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा थोड़ी होता है, बहुत थोड़े अमाउंट में होता है, तो उनको बेटा हम लोग PPM में रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, देखिए इसमें क्या होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप मिलीलीटर में ले सकते हैं, ग्राम में ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है ना, एज योर विश, जो आपकी इच्छा होगी उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁶, यानी यहां पर 10⁶ हम लोग यूज करेंगे, किसकी जगह पर 100। अब इसके बाद जो यूनिट्स आते हैं वो सब और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मोलारिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यूं कहूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही है, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। इसको बेटा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी है क्या, इसमें कहा जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स, नो ऑफ मोल्स मत दिएगा, नंबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि अगर इसको देखा जाए तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज देयर मोलरिटी।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। देखिए अब मोल्स अगर नहीं पता है तो मोल्स के लिए आपको फार्मूला पता होगा बेटा, क्लास 11 में पढ़े होंगे। गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना, मोलर मास। तो इनसे हम पता कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर क्या कर देंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में दिया होगा, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए आपको बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ देता है कि क्या ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लेना बेटा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मोलरिटी जो होती है, मोलरिटी अगर देखा जाए तो इट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी, तो सिंपल सी बात है कि जब हम मोलरिटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो जिसमें भी वॉल्यूम टर्म है, जिसमें भी वॉल्यूम टर्म आया है, सारे वॉल्यूम टर्म्स वाले कहीं ना कहीं टेम्परेचर से अफेक्टेड होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जहां भी वॉल्यूम टर्म्स है दैट विल बी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, वो ताप के द्वारा प्रभावित होगा बेटा। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स जी ने क्या कहा था कि अगर हम जो है प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, तो टेम्परेचर जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी घटेगी। ध्यान दीजिएगा, यानी कुल मिलाकर के हम यू लिख सकते हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलरिटी होती है, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछ देगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, तो इसकी यूनिट हम लोग मोलर यानी कैपिटल एम राइट कर देते हैं और मोल पर लीटर राइट करते हैं, ठीक है ना। तो ये मोलरिटी हो गया। नेक्स्ट वन इज मोलरिटी, मोलरिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, तो इसके लिए फार्मूला पहले मैं लिखता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर बेटा मोल्स को चाहे तो आप वही चीज है कि मास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी हो जाएगा। क्योंकि मोल्स के लिए फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। ओके, तो हम लोग ये फार्मूला लिख देंगे। अब बात आती क्या ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा, तो देखिए क्या वॉल्यूम टर्म है इसके पास, क्या नहीं है ना, नहीं है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इट इज इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर। बेटा इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं है। अगर वॉल्यूम होता तो टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब वॉल्यूम को देख लीजिए क्या कर रहा है, मोलरिटी के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अफेक्टेड नहीं होगी। अब इसकी यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, तो यूनिट इसकी होगी, अच्छा बोर्ड में ध्यान दीजिएगा, अगर यूनिट नहीं राइट करेंगे तो हाफ मार्क्स रिड्यूस करता है बेटा, कम कर देता है, इसलिए यूनिट जरूर लिखा कीजिए। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोलल यानी स्मॉल एम राइट कर देते हैं और इट्स यूनिट इज मोल पर केजी, मोल पर केजी। ओके, तो कुल मिलाकर ध्यान दीजिएगा, मोलरिटी एंड मोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब बात आती है स्टूडेंट्स को कि सर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, मोलरिटी में वॉल्यूम लें कि सॉल्वेंट लें। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक बड़े ध्यान समझिएगा। मोलर लीटर, मोलर लीटर, ध्यान समझिए। इनका प्रोनाउंसिएशन अगर देखा जाए, उच्चारण तो सेम है जैसा आ रहा है, मोलर लीटर, यानी दोनों में क्या आ रहा है, र आ रहा है, यानी मोलर में लीटर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मोलर जो होगा मोलरिटी टर्म में क्या हो जाएगा, लीटर आएगा, ठीक है ना। मोलल, किलो, ग्राम नहीं लिख रहे, किलो। देखिए ल दोनों के लास्ट में आ रहा है, मोलल किलो, है ना, मोलर लीटर, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखते हैं, नॉर्मेलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या कहते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट होते हैं वही उसकी नॉर्मेलिटी होती है। नॉर्मेलिटी बेटा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम मतलब मास, इक्विवेलेंट मतलब उसका इक्विवेलेंट मास और वेट होता है। तो इनको हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक टर्म नया दिख रहा होगा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल चीज है। इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज करते हैं कि जो भी सब्सटेंस है उसका मोलर मास, जिसका भी पता करना है, बाय वैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी की जगह पर अगर हम बात करें तो कोई एसिड अगर है तो एसिड की बेसिसिटी, और बेस है तो एसिडिटी। वैलेंसी की जगह पर क्या कर सकते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, तो कोई भी एसिड जितना हाइड्रोजन आयन देता है दैट इज देयर बेसिसिटी, और कोई भी बेस जितना हाइड्रोक्साइड आयन देता है दैट इज देयर एसिडिटी। ओके, तो सपोज दैट हमने कह दिया कि H2SO4 की अगर हम बात करें तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ठीक है ना। तो इसका मोलर मास पता करिए, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 हो जाएगा 2, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16, 4 जा 64 अपॉन वैलेंसी। तो ये इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हाइड्रोजन आयन देगा, 2। तो एसिड है तो इसकी बेसिसिटी 2 कहलाएगी, ठीक है ना। तो बेटा इसको ऐड करेंगे, 4 2 6 2 8, 6 3 9 90, 8/2 यानी 49, ठीक है ना, 49 ही आएगा। तो ये उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अब मैं पूछूं कि अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कितना होगा, तो देखिए क्या करेंगे, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 मोलर मास होगा, एटॉमिक मास अपॉन। अब देखिए NaOH को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कितना हाइड्रोक्साइड आयन देगा, सिंगल 1 OH आयन देगा, ठीक है ना, 1 OH आयन देगा। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ये इसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस, है ना, इस बेस की एसिडिटी हो जाएगी। तो 16 41/40 यानी 40 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब बात आती है क्या टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा, तो यस, दिस इज आल्सो अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम टर्म आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम टर्म आ चुका है, इसलिए टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा। अब हम पूछे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल नॉर्मेलिटी होती है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा बेटा, ये डिक्रीज करेगी। ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से मोलरिटी की अगर हम बात करते तो भी डिक्रीज करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, इसकी यूनिट हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, कैपिटल एन राइट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मेलिटी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन काई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये ग्रीक वर्ड्स है।
तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मोल का फ्रैक्शन है, रेशियो है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन को बेटा हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, x इक्वल टू होता है, इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सपोज करिए हमने x सॉल्यूट की बात कर दिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब मोल्स अगर नहीं पता है तो गिवन मास बाई मोलर मास से आप पता कर सकते हैं, एक फार्मूला मैं पहले बता दिया हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसी तरीके से सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, जहां टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो यहां दोनों टर्म आ जाएंगे, सॉल्यूट के मोल्स भी आ जाएंगे और सॉल्वेंट के भी मोल्स आ जाएंगे। इसीलिए हमने क्या कहा कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अगर हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करें बेटा तो Na अपॉन Na प्लस Nb, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉरी सॉल्यूट है ना, तो B कर दीजिए, तो सॉल्यूट के मोल्स अपॉन ये। और यहां पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, Na सॉल्वेंट के लिए हमने क्या लिया Na, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के लिए Nb, यानी B फॉर सॉल्यूट एंड A फॉर सॉल्वेंट। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट का सम कितना होगा, सॉल्वेंट का कितना होगा, सम होता है 1, कितना होता है 1, ये ध्यान दीजिएगा। एक अगर हमें पता हो जाए तो हम दूसरे को पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती कैसे ये हुआ होगा, तो देखिए सॉल्यूट के लिए आपने फार्मूला क्या लिखा बेटा, या सॉल्वेंट के लिए क्या लिखा आपने, Na अपॉन Na प्लस Nb, प्लस सॉल्यूट के लिए क्या आया था, Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है ना। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। सो कितनी वैल्यू आएगी, 1। इन दोनों को सम करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो एक अगर आपको पता हो गया तो दूसरे को आप इजीली पता कर सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में से कोई भी पता हो जाए तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पेशल फार्मूले। देखिए कुछ स्पेशल फार्मूला देखते हैं, से मोलैरिटी अगर पता करना बेटा तो ध्यान देना, अगर डेंसिटी दिया हुआ हो और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो आप इजीली पता कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अब बात आ रही थी कि डी क्या है, तो डी आपको पता है, वही पुरानी बात है, डेंसिटी। एक्स बी क्या होगा बेटा, जहां भी एक्स बी आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा बी सॉल्यूट के लिए यूज किया गया है, और एक्स ए ये की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सॉल्वेंट के लिए ए यूज किया हूं, उसके लिए तो ये फार्मूला। मोलैरिटी पता करना चाहेंगे तो क्या करेंगे बेटा, मोलैरिटी स्मॉल m पता करेंगे, एक्स बी यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन अपॉन सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन इनटू मोलर मास। ये Ma जो है ये है बेटा जो सॉल्वेंट है उसका मोलर मास, सॉल्वेंट का मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और Mb अगर टर्म आएगा तो ध्यान दीजिएगा ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए होगा, यानी B हमने सॉल्यूट के लिए यूज किया है। मोलैरिटी के लिए फार्मूला हो जाएगा बेटा 1000 है ना, यम क्या है, कैपिटल यम जो यूज होगा दैट इज मोलैरिटी। यम किसके लिए यूज किया मैंने, कैपिटल यम। ध्यान दीजिएगा ये मोलैरिटी को टर्म को एक्सप्लेन करता है, डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है ना।
इसी तरीके से मोलैरिटी मोलैरिटी को अगर हम चाहें तो रिलेशनशिप कर सकते हैं बेटा, सॉरी नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में भी रिलेशनशिप बता सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। अगर एसिड होगा तो वहां पर बेसिसिटी, बेस होगा तो एसिडिटी राइट कर सकते हैं। अगर सपोज दैट डेंसिटी अगर दिया हुआ है, परसेंटेज मास दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट मोलैरिटी पता करेंगे 10 इंटू डी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। चलिए अगला टॉपिक सोलिबिलिटी हम स्टार्ट करते हैं। सोलिबिलिटी क्या होता है बेटा, जैसा कि लिखा हुआ सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट which can be dissolved in specific amount of the solvent at specified temperature। यानी कहने का सेंस हो जाता है कि सोलिबिलिटी जो होता है बताता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने अमाउंट डिजॉल्व हो सकते हैं। देखिए आपको बता दें जब हम सॉलिड का किसी लिक्विड की बात करेंगे तो यहाँ पर सॉल्वेंट हमेशा हम 100 ग्राम लेते हैं। कितना लेंगे, 100 ग्राम। ध्यान दीजिएगा 100 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे। अब उस 100 ग्राम सॉल्वेंट को है ना सेचुरेटेड करने के लिए कितना सोल्यूट हमें डिजॉल्व करना पड़ेगा, मैक्सिमम अमाउंट, दैट इज देयर सोल्युबिलिटी। सपोज दैट अगर 100 ग्राम वाटर में सेचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन के लिए अगर इसके 60 ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी सोल्यूट की, कोई भी हो, सोडियम क्लोराइड हो, यूरिया हो, है ना, ग्लूकोज हो, तो 60 ग्राम उसका बताता है सोल्युबिलिटी, यानी मैक्सिमम कितना अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सोल्युबिलिटी के लिए ध्यान दीजिएगा, जब सॉलिड को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो हमेशा 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ द solubility solid in liquid। अब इनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं जो अफेक्टेड करते हैं, ठीक है ना, इनकी हम लोग बात करेंगे। देखिए पहला कंडीशन में लूंगा, सपोज करिए किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो उसके सॉलिबिलिटी को कौन कौन से अफेक्टेड कर सकते हैं। तो पहला हम लेते हैं बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो दो कंडीशन होता है, एक होता है बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर टेम्परेचर यूज होता है ना, एक्सेप्ट किया जाता है। और दूसरा कंडीशन होता है बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहां पर टेम्परेचर रिलीज होगा, इवॉल्व किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस में जब उसको टेम्परेचर चाहिए, एंडोथर्मिक मतलब कि डिजॉल्व होने के लिए उसको टेम्परेचर की आवश्यकता है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी भी उसकी बढ़ेगी। यहाँ पर एक कंडीशन हम कह सकते हैं कि जो इसकी सोलिबिलिटी होगी, सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी जितना ज्यादा हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सोलिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा एंडोथर्मिक प्रोसेस की, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोलिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना, इनके लिए अगर देखा जाए तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, तब जाकर के किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। इनके लिए अगर हम सॉल्वेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा हमेशा सॉल्वेशन एंथैल्पी पॉजिटिव में आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्वेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी। सॉल्वेशन एंथैल्पी मतलब कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो जब हम हीट देंगे तो ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन जब टेम्परेचर आप देंगे तो इसका फाइनल एंथैल्पी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी कंपैरिजन देन इनिशियल एंथैल्पी, तो ऑलरेडी पॉजिटिव में आएगी। यहां पर एक एग्जांपल मैं ले लूं कि इसके लिए, तो सपोज दैट अमोनियम क्लोराइड को आप ले लीजिए, है ना, अमोनियम क्लोराइड को ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को ले सकते हैं। इनको जब भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोलिबिलिटी बढ़ती है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है, इसके लिए एनर्जी कम चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए, क्योंकि एक्सो मतलब डिसॉल्व होने में
एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। तो इनके लिए अगर हम बात करें तो सोलिबिलिटी इनकी जो होगी बेटा, सोलिबिलिटी जो होगी, सोलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इनके लिए एंथैल्पी क्या आएगा, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट टू गिव्स सॉल्यूशन, और यहां पर हीट इवाल्व होगा, हीट क्या होगा, इवाल्व होगा, रिलीज होगा। सो डेल्टा एच की वैल्यू ऑलवेज इनके लिए देखा जाए तो डेल्टा सॉल्वेशन एंथैल्पी, सॉल्वेशन एंथैल्पी नेगेटिव में आएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जैसे आप देखते होंगे डिटर्जेंट पाउडर को जब पानी में डालते हैं तो हीट होता है, तो हीट होने का मतलब क्या हो गया, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना, एक्सो। शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो देखते होंगे पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है, क्यों, क्योंकि शुगर को डिजॉल्व होने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और जितना गर्म पानी होगा उतना तेजी से वो डिजॉल्व होगा, ठीक है ना। लेकिन आप अगर सोडियम कार्बोनेट अगर है, सोडियम कार्बोनेट है, अगर इसको वाटर में डिजॉल्व करिए तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको डिजॉल्व करने पर टेम्परेचर रिलीज होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से चूना को पानी में डालिए तो देखेंगे तो बॉईल करने लगता है ना, तो वो भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक तो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा, दूसरा नेचर ऑफ सोल्यूट, ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक बात कही गई बेटा कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक टर्म दिया गया, बड़ा ध्यान समझिएगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, डिजॉल्व्स लाइक, यानी ये टर्म बताता है कि जैसा सॉल्यूट वैसा ही सॉल्वेंट होना चाहिए। इसका मीनिंग हो गया कि जितना ज्यादा अगर हम मतलब पोलर है, अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्यूट इज मोस्टली डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब नॉन पोलर अगर होगा बेटा तो नॉन पोलर इज मोस्टली डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये बताना चाहता है कि यहाँ पर कंडीशन बनेगी। तो कुल मिलाकर के नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे हम कहें एल्कोहल, तो एल्कोहल एंड वाटर बोथ आर पोलर, तो डिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा कंडीशन हाइड्रोजन इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कोई वाटर के साथ बनाता है तो भी डिजॉल्व हो जाएगा। मोस्टली जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, यानी सॉल्ट है, सब वाटर में डिजॉल्व है, क्योंकि आयोनिक होते हैं और वाटर पोलर होता है। लेकिन जितने नॉन पोलर, जैसे मेथेन है, तो मेथेन क्या होता है, वाटर में इनसोल्युबल होता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेते तो फिर हम लोग देखते फिर आगे। तो देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब भी किसी सॉलिड को हम सॉलिड अगर सोल्यूट है ना, सोल्यूट आपका सॉलिड है, और अगर उसको किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट में, कैसा, लिक्विड सॉल्वेंट में, तो ध्यान दीजिएगा प्रेशर का इफेक्ट बहुत ही कम होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। एक तरीके से प्रेशर से अफेक्टेड नहीं होगी सोलिबिलिटी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉलिड होते हैं और लिक्विड जो होते हैं बोथ आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। तो जो इनकम्प्रेसिबल नेचर का होते हैं उन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बोथ आर जो आपका सॉलिड है, सोल्यूट है ना, सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं यह इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, यानी इन पर प्रेशर आप नहीं क्रिएट कर सकते। अच्छा बताइए, क्या दबा सकते, इसको हम दबा सकते हैं क्या, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट दब नहीं सकता, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ पाता है। सेकेंड पॉइंट है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या दिखा था कि सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब हम देखेंगे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल आने वाला है, दैट इज हेनरीज लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी गैस की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट टेम्परेचर, पहला पॉइंट हम लेते हैं टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर के अगर देखा जाए तो इसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी,
इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है यूजुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बड़े ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की क्या हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसकी, किसी गैस को अगर हम लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ बेटा कोई लिक्विड है, इसको हमने हीट किया तो ये ऑलरेडी वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर जाएगा, है ना, इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो कि गैस अगर इसमें डिजॉल्व है तो वो तो ऑलरेडी स्लाइटली बॉन्ड से अटैच है, तो जो ही हल्का सा टेम्परेचर मिलेगा तुरंत रिलीज होना शुरू कर देती है, ठीक है ना। और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है वो गर्मी में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हैं पानी में। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा, समर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो उसमें ऑक्सीजन वगैरह डिजॉल्व होती है वो तेजी से रिलीज होने लगती है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी होती है, तो उनको दिक्कत होती है सांस लेने में। दूसरी बात हम लोग लेंगे प्रेशर। प्रेशर आपको पता है बेटा कि प्रेशर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है, गैस की होती है। तो कंप्रेसिबल ज्यादा होने की वजह से इनके लिए कह सकते हैं कि प्रेशर के इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि हम प्रेशर जब अप्लाई करेंगे किसी लिक्विड में, मान लीजिए यहाँ पर गैस है, कोई गैस आ रही है तो इसके सरफेस पर है, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो प्रेशर अप्लाई करने पर गैस क्या होगा, तेजी से इसमें डिजॉल्व होना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। इसी प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल्स आता है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या कहेंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जो काई है, इन द सॉल्यूशन। यानी कहने का सेंस क्या है कि हेनरी जी ने बताया कि किसी भी अगर लिक्विड सॉल्वेंट में हम गैस को डिजॉल्व करेंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, मोल फ्रैक्शन मतलब एक तरीके से उसकी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो गैस क्या होगा, उतनी तेजी से डिजॉल्व होगा, यानी P प्रोपोर्शनल टू X। या इन्हीं को हम लोग इक्वेशन के रूप में लिखते हैं P इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स कायदे से देखिए एक्स है नहीं है, काई बोलते हैं इसको, जो कि मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ KH जो होता है दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो KH हेनरीज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो स्क्रीनशॉट ले लेते तो फिर हम आगे चलिए। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा P इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक चीज ये ध्यान देना है हमें कि अगर इसको इक्वेशन को हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, KH एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यानी काई जो होगा वो किसके बराबर हो गया, P इंटू 1/KH। बड़े ध्यान समझिएगा, ये बहुत कुछ बता रहा है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया बोर्ड एग्जामिनेशन में कि अगर हम KH की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो x पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डिक्रीज करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से एक बात आ रही है कि x और 1/KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बेटा ध्यान दीजिएगा, KH क्या है, मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, और मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करने का मतलब उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर अगर हम लोग एक ग्राफ दिखाएं तो इनके ग्राफ को भी हम लोग यहां एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज दैट अगर ग्राफ की हम बात करें, ग्राफ देखा जाए तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन काई, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर जो उसका है, प्रेशर P। दोनों के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यानी कहने का तो जब प्रेशर बेटा यहां पर हम रखेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा।
फिर प्रेशर हमने इंक्रीज किया मान लीजिए यहाँ पर, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर पहुंच चुका होगा। मोल फ्रैक्शन मतलब उसकी सोलिबिलिटी को बताता है, ध्यान दीजिएगा। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन कब बढ़ेंगे, तो मोल फ्रैक्शन तभी बढ़ेगा जब सॉल्यूट के मोल्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कल मतलब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन को भी, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी और बढ़ेगी, ये होता है। अब लिमिटेशन, थोड़ी सी एक बात हमें डिस्कस करना है यहाँ पर, लिमिटेशंस, ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस क्या है। तो पहली बात, टेम्परेचर जो होना चाहिए इज नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ प्रेशर जो होना चाहिए वो प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं पता चला कि हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो सोलिबिलिटी एक लिमिट तक ही हो सकता है। थर्ड पॉइंट आपको ये भी ध्यान देना है कि जो गैस आप यूज कर रहे हैं और जो सॉल्वेंट है ना, दोनों क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं कि पता चला कि वाटर से रिएक्ट करके वो गैस किसी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले, तब हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, है ना। प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, है ना। गैस और सॉल्वेंट क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, अपने रिएक्शन न करें। तो एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे देखते हैं। तो बच्चा पार्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हेनरीज लॉ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, आप ये जानते होंगे कि यहाँ पर भी हेनरीज लॉ कहीं कहीं अप्लाई होता है। कैसे, जब आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल बेटा ओपन करते हैं है, तो जो ही कैप को हटाते हैं, ढक्कन खोलते हैं, तो एक सिक्स साउंड आती है ना। क्यों, कभी विचार किया आपने। तो बेटा आपको बता दें कि जब बॉटल को पैक करते हैं, बॉटल हिम्मत देखना, डायग्राम कितना बढ़िया है, बस समझना है, ठीक है ना। जब इसको, इसमें लिक्विड ऑलरेडी क्या होते हैं, कोल्ड ड्रिंक भरे हुए हैं, तो इनमें हम CO2 गैस को मिक्सअप करते हैं। क्या करते हैं, CO2 गैस को। अब CO2 गैस ऐसे डिजॉल्व नहीं होगी, तो उसको करते क्या है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे CO2 इजिली इसमें डिजॉल्व होगी, क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीज करेगी। फिर हाई प्रेशर पर ही इसको सील्ड कर देते हैं। जब पैक हो जाएगा तो ये CO2 उसी के अंदर होती है। बात आती है कि CO2 क्यों मिलाते हैं, तो देखिए CO2 का कई काम है। एक तो फ्रेशनेस बनाए रखता है उसको, और दूसरी बात होती है कि फ्रेशनेस के साथ ही साथ उसमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो जर्मिनेट होते हैं वो जर्मिनेट नहीं करने पाते हैं, माइक्रोब्स वगैरह। तो दो काम करता है, एक तो फ्रेशनेस बनाता है, दूसरा माइक्रोब्स वगैरह को जनरेट नहीं होने देता। ये दो काम करता है। अब जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते हैं, तो जो ही ढक्कन को हटाएंगे इसके, तो तुरंत CO2 गैस तेजी से रिलीज होने लगती है। क्यों, क्योंकि प्रेशर कम होने लगता है। जब प्रेशर कम होगा तो सोलिबिलिटी ऑफ द गैस भी डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो वहां पर भी यूज किया जाता है। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द सी डाइविंग, जो गोताखोर होते हैं बेटा, स्क्यूबा डाइवर होते हैं, जैसे जैसे पानी के नीचे जाते हैं, सी वाटर के नीचे जाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाता है। जब प्रेशर बढ़ता जाता है तो उस सिचुएशन में जो गैस होती है वो तेजी से हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें डिजॉल्व होना शुरू कर देती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से लिक्विड डिजॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है। अब इसमें क्या होता है कि जब प्रेशर हाई होगा तो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब ऊपर की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज करने लगता है। तो जब डिक्रीज करने लगता है तो जो गैस डिजॉल्व हुई रहती है वो बाहर आने लगती है। तो नाइट्रोजन जो गैस होती है ये बड़ी खतरनाक गैस है। ये जब रिलीज होती है तो बबल का फॉर्मेशन करने लगती है। तो हमारे जब टिश्यूज में बबल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा तो बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा होने लगती है ना। उस डिजीज को हम लोग कहते हैं, उस काजेस को बोलते हैं बेंड्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ भी दिया जाता है कि कॉजेस इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेंड्स बोलते हैं। बेंड्स होता क्या है कि उस जो गोताखोर है वो सिकुड़ जाता है, इवन कभी कभी डेथ भी हो जाती है उसकी। तो इसको रोकने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो गैस सिलेंडर ऑक्सीजन का यूज किया जाता है उसको डाइल्यूट करते हैं।
किसको मिला करके? हीलियम की मात्रा। पहले जो थे दो ही गैस मिलाई जाती थी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, लेकिन देखें कि नाइट्रोजन का इफेक्ट बेड पड़ रहा है तो वहां पर हीलियम से डाइल्यूट करते हैं। अब हीलियम से जब डाइल्यूट करेंगे तो 11.7% हीलियम गैस होगी, 56.2% नाइट्रोजन गैस होती है एंड 32.1% ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है ना? तो जब हीलियम से हम डाइल्यूट कर देंगे तो वो गैस क्या हो जाती है? इफेक्ट नहीं पड़ता और बैंड डिजीज से छुटकारा मिल जाता है। इसी तरीके से हाई एल्टीट्यूड्स, इनको जो होते हैं पर्वतारोही, जो पहाड़ पर चढ़ने वाले होते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड्स पर भी जाने पर क्या होता है? आप जानते हैं कि जैसे जैसे माउंटेन पर ऊपर जाएंगे हम लोग, प्रेशर कम होता जाएगा, और जब प्रेशर कम होगा तो उस सिचुएशन में सोलिबिलिटी ऑफ द गैस कम होती है, जिसकी वजह से सांस फूलने लगती है व्यक्ति की। और यहां पर एक डिजीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया, यानी जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो एक तो सांस फूलने लगेगा, दूसरी प्रॉब्लम होती है कि सोचने समझने की जो पावर है, थिंकिंग पावर, उसमें डिक्रीजिंग आती है। ठीक है ना? तो एनॉक्सिया डिजीज होती है। साथ ही साथ इन द फॉर्मेशन ऑफ लंग, लंग्स में भी अगर देखा जाए in the functions of lungs में भी हमारा जो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, उसमें भी वर्क ये करती है। जब आप गैस लेते हैं तो प्रेशर देते हैं, और जब प्रेशर देते हैं तो तेजी से ऑक्सीजन गैस क्या होती है? ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी। और फिर जब हम एक्सहेल करेंगे, बाहर उसको रिलीज करते हैं, तो प्रेशर अंदर से देते हैं ताकि वो गैस क्या होगी? तेजी से बाहर जाती है। तो ये भी कहीं न कहीं हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं।